हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आनुवंशिकी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, आनुवंशिकी क्या होती है। आनुवंशिकी एक प्रकार की जो सजीवों के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं, उनका अध्ययन हम जीव विज्ञान की शाखा में करेंगे। उस शाखा को ही हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहेंगे। जैसे परिभाषा के रूप में इसको दर्शाया गया है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसको आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द की सबसे पहले जो प्रयोग है वो वेटसन ने किया था। वेटसन एक वैज्ञानिक है, उसने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो, जो आनुवंशिकता क्या होती है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, उन लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहेंगे और ये जो जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकी लक्षण क्या है या आनुवंशिक लक्षण क्या है, वह लक्षण जिसका सजीव में लैंगिक जनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है, उसको हम आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है वंशागति या हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग है स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण जो जनकों से यानी जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं, उस संचरण की जो प्रक्रिया है उसको हम वंशागति या हेरिडिटी कहेंगे। इसके बाद में इसमें जो चौथा पॉइंट इसमें जो है लैंगिक जनन में जो जीन विनिमय के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नता पाई जाती है। हम ये जानते हैं कि जो कुछ जातियों के अंदर विभिन्नता हो जाती है, विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। जैसे जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था है उसमें जीनों का आदान प्रदान होता है, जीनों या जीन विनिमय होता है। उस जीन विनिमय के कारण जीवों के अंदर विभिन्नता आ जाती है। इस जो आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन किया, इसलिए इसको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपना जो प्रयोग है उद्यान मटर पर किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। सन 1866 में इन्हें इस सोसाइटी को वार्षिकी में पादप संकरण प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया। जो मेंडल के जो नियम थे, उस नियमों का जो पुनः खोजकर्ता 3 वैज्ञानिक थे जो इनके जो नियम हैं उनकी पुनः खोज की। हुगो ड्यूब्रिज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमैक, इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है मेंडलवाद क्या होता है। देखो, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को ही हम क्या कहेंगे, मेंडलवाद कहेंगे। मेंडल का प्रयोगों के लिए मटर के पादप पे जो चुना था उसमें कुछ ये लक्षण थे, 7 लक्षण थे। वैसे मेंडल ने मटर के पादप पर 14 लक्षण देखे थे। उनमें अपने प्रयोग के लिए ये जो 7 लक्षण हैं वो चुने हैं। अपने प्रयोग के लिए इन 7 लक्षणों को चुना है। पादप की लंबाई, जिसमें प्रभावी लक्षण लंबा है और अप्रभावी बौना है। पुष्प की स्थिति अक्षीय हो सकती है जो प्रभावी है और ये अप्रभावी लक्षण है। पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी, सफ़ेद अप्रभावी। फली की आकृति फूली हुई प्रभावी, पिचकी हुई अप्रभावी। फली का जो रंग है हरा और पीला।
बीज की आकृति गोल प्रभावी, झुर्रीदार अप्रभावी। बीज का रंग पीला प्रभावी, हरा अप्रभावी। अब मेंडल ने जो मटर का पादप है इसको क्यों चुना, क्या कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर का पादप ही चुना। इसके कुछ महत्वपूर्ण ये 6 कारण हैं मटर के पादप को चुनने का। पहला है मटर 1 वर्षीय होता है। कहने का तात्पर्य वह कि मटर 1 वर्ष में ही तैयार हो जाता है। मटर की फसल अल्पकालीन होती है। दूसरा है मटर के पादप का आकार छोटा होता है। हम जानते हैं मटर का पादप है छोटा होता है, जिसको थोड़ी सी जगह में यानी कम क्षेत्र पर ही अधिक संख्या में उगाए जा सकते हैं। मटर के बीजों की संख्या पर्याप्त होती है, अधिक होती है। मटर द्विलिंगी पादप है, इसमें स्वपरागण पाया जाता है। मटर के पुष्प में पर परागण आसानी से हो सकता है। मटर के पौधे में कई लक्षण विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये 6 कारण हैं मटर के पादप के चुनने के। इसके बाद में मेंडल के जो प्रयोग हैं, मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे। एक एकल संकर संकरण और एक होता है द्विसंकर संकरण। तो एकल संकर संकरण क्या होता है, जब मेंडल ने अगर एक विपर्यासी लक्षण मतलब जो 7 लक्षण थे उसमें अगर एक लक्षण के मध्य क्रॉस करवाता है तो उसको एकल संकरण संकरण कहेंगे। जैसे एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर किया गया संकरण एक संकर संकरण कहलाएगा, जिसमें पादप की लंबाई एक लक्षण को चुना है, जिसमें प्रभावी लक्षण है लंबा है और अप्रभावी है बोना। मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पादपों का चयन किया और उसके मध्य क्रॉस करवाया। ये शुद्ध लंबे पादप हैं कैपिटल टी द्वारा प्रदर्शित किया गया और शुद्ध बोने हैं उसको स्मॉल टी द्वारा प्रदर्शित किया गया। इसके संकरण से प्राप्त F1PD के सभी पादप लंबे थे। जो प्रकट नहीं हुए वह अप्रभावी लक्षण कहलाए, जो प्रकट हुए वो प्रभावी लक्षण कहलाए। यहाँ लंबापन का लक्षण प्रभावी और बोनेपन का लक्षण अप्रभावी रहा। पीडी की संतति विषम युग्मजी टीटी प्राप्त होती है। मेंडल ने F1PD की संततियों के बीच क्रॉस करवाया और द्वितीय PD F2 प्राप्त की। F2PD में दोनों प्रकार के पादप उत्पन्न हुए। F2PD में लक्षण पर रूप अनुपात 3:1 है और जीन अनुपात 1:2:1 है। जैसे इसको हम समझते हैं, जैसे मेंडल ने जो शुद्ध लंबे पादप हैं उसको कैपिटल टी द्वारा और जो शुद्ध बोने हैं उसको स्मॉल टी द्वारा प्रदर्शित किया। ये जो पादप है ये इससे अगर हम क्रॉस करेगा तो इधर से टी और इधर से टी, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों युग्म बन गए। इसी प्रकार ये तो कैपिटल और स्मॉल, इसी प्रकार ये टी और इसी प्रकार ये टी और टी। इस प्रकार ये F1PD हमारे पास प्राप्त हो गई। F1PD में सभी जो पादप हैं एक ही टाइप के हैं, टी और टी। इसमें ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। तो ये विषम युग्मजी पादप हमें प्राप्त हुए और सभी पादप हैं ये पूर्णतया से शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध पादप हैं, ये अशुद्ध पादप हैं। और अशुद्ध पादप होने के साथ साथ इसमें सारे के सारे पादप इस प्रकार हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये जो पादप हैं इसमें ये जो पादप है लंबा है और ये जो पादप है बोना प्राप्त होगा। मतलब ये मिश्रण हमें प्राप्त हुआ, बोना लंबा और बोना का दोनों का मिश्रण प्राप्त हुआ। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो लंबा पादप है वो प्रभावी रहेगा और जो बोना पादप है वो अप्रभावी रहेगा। इसके बाद में मेंडल ने क्या किया, जो F1PD में जो ये पादप प्राप्त हुए हैं इन पादपों के अंदर स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण होने के बाद में ये जो पादप हमारे पास इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसमें ये और ये दोनों क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी प्राप्त होगा
और ये करेगा तो टी बड़ा, और ये इधर से ये इससे और इससे करेगा तो इधर से बड़ा टी और इधर से छोटा टी प्राप्त हुआ हमें। इधर बड़ा टी और छोटा टी और इधर दोनों छोटे टी हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हमें ये प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये पादप और ये पादप ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बोना है, और ये दोनों पादप हैं ये हमारे पास कैसे प्राप्त हुए? अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर इनका हम लक्षण अनुपात देखें तो ये बड़े टी और ये भी टी, मतलब ये टोटल हमारे पास इस प्रकार प्राप्त हुए हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास टी और ये बड़ा टी छोटा टी और ये छोटे, इस प्रकार हमें ये पादप प्राप्त हुए हैं। इस पादपों में हम देखते हैं कि ये सारे पादप, मान लेते हैं टोटल 4 प्रकार के पादप हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, 4 पादप हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। तो इनका अगर हम अनुपात निकालना चाहें तो ये दोनों पादप सेम हैं, तो 50% ये पादप प्राप्त हुए और 25% ये पादप प्राप्त हुए और 25% ये पादप प्राप्त हुए। मान लेते हैं हमारे पास ये टोटल कितने पादप थे? 100 पादप थे, जिसमें से 25 तो ये पादप प्राप्त हुआ और 50 ये और 25 पादप ये प्राप्त हुए। जिसमें इन दोनों को हम देखते हैं तो इनका देखो लक्षण अनुपात देखेंगे हम, तो ये और ये पादप लंबे हैं, मतलब 25 और प्लस 50 75 हो गया। तो 75 पादप तो ये प्राप्त हुए और 25 पादप ये प्राप्त हुए। अगर अनुपात निकालें तो 25 × 75 3 और 25 एकम 25 1, मतलब 3 अनुपात 1 ये जो पादप का अनुपात प्राप्त हुआ ये लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ। और यदि इसका जीनी प्रारूप हम प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार हमें ये पादप प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार ये पादप हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें देखो ये पादप अलग ही प्रकार का है और ये दोनों सेम है और ये एक है, मतलब एक पादप ऐसा प्राप्त हुआ और 2 पादप ऐसे प्राप्त हो रहे हैं और एक पादप ऐसे प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो अनुपात हमारे पास प्राप्त हुआ है ये इसका जीनी अनुपात है। तो इस प्रकार हम F1 जो एकल संकरण है या एक संकर संकरण है, इसे हम समझा सकते हैं प्रभाविता का नियम। और यहाँ ये पृथक हो गए तो इसको पृथक्करण का नियम भी हम कहेंगे, जो आगे हम समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एकल संकर संकरण दे रखा है, ये एकल संकर संकरण हमें दे रखा है। इसमें देखो ये शुद्ध लंबे हैं और ये शुद्ध बोने हैं, इसके बीच में ये क्रॉस होता है। तो सारे पादप F1 पीढ़ी में ऐसे प्राप्त होंगे, F1 पीढ़ी में सारे पादप ऐसे प्राप्त होंगे जो अशुद्ध लंबे हैं। और इसमें ये सेम नहीं है, दोनों युग्म इस प्रकार भिन्न भिन्न हैं, तो ये विषम युग्म जी हैं और लंबे हैं। फिर इसमें F1 पीढ़ी में स्वपरागण होने के बाद में ये जो प्रोसेस आती है जिसमें ये अशुद्ध लंबे के बीच में F2 पीढ़ी क्रॉस करवाने पर F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसमें ये और ये और ये और ये इस प्रकार के ये पादप हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि शुद्ध लंबे हैं, अशुद्ध लंबे हैं और शुद्ध बोने हैं। तो इसमें अभी हमने देखा कि अगर इसका लक्षण अनुपात देखेंगे तो ये तीनों प्रकार के पादप जो हैं वो लंबे हैं। अब यहाँ पर ये शुद्ध लंबे हैं और ये अशुद्ध लंबे हैं, लेकिन यहाँ पर जो छोटा टी है ये बोना पादप है जो कि अप्रभावी है। तो हम इसकी जो प्रभाविता ही हम देखेंगे तो दोनों में ही क्या आ रहा है? लंबा आ रहा है। तो 3 पादप लंबे हैं और ये एक शुद्ध बोना है, तो इसको हम बोना, एक पादप बोना, तो ये हमारा क्या हो गया? लक्षण अनुपात हो गया। अगर जीनी अनुपात देखें तो ऐसा पादप एक ही है और ऐसे ये दोनों सेम हैं, तो एक तो ऐसा था और ये 2 पादप ऐसे हैं और एक पादप शुद्ध बोना है, तो ये हमारा जीनी अनुपात हो जाएगा। अब हम इनसे प्रभाविता का जो नियम है उसकी परिभाषा देखते हैं। प्रभाविता का नियम क्या है? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पौधे का संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रकट होता है, यानी कि प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रभावित नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस नियम को हम क्या कहेंगे? प्रभाविता का नियम कहेंगे। दूसरा पृथक्करण का नियम, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहेंगे। F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। जनन के दौरान युग्मकों के बनने के साथ साथ
एक दूसरे से पृथक होना पृथक्करण कहलाता है। हमने देखा कि जो F2PD प्राप्त हुई थी उस F2PD के अंदर हमने देखा है कि बड़े टी यानी कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने जो पादप हैं वो अलग अलग हो गए थे। तो हम कह सकते हैं कि इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी हम कह सकते हैं। अब इसके बाद में जो संकर संतति विषम युग्मजीय होती है, इसके कारक युग्म के दोनों कारक साथ साथ रहते हैं, लेकिन युग्मक निर्माण के समय युग्मक के एक ही कारक उपस्थित होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं द्विसंकर संकरण, अगला पॉइंट है द्विसंकर संकरण। इसमें क्या होता है कि पहले वाले में एकल संकर संकरण में हमने एक लक्षण लिया था और इसमें हम दो लक्षण लेंगे, दो विपर्यासी लक्षण को एक साथ लेंगे और उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। तो देखो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर किया गया संकरण द्विसंकरण संकरण कहलाता है। इसमें एक लक्षण तो बीज का आकार लिया और दूसरा बीज का रंग, दो लक्षण लिए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो बीज का जो आकार है, बीज के आकार में एक तो प्रभावी लक्षण होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। इस प्रकार दो प्रभावी और अप्रभावी साथ साथ रहेंगे। दूसरा बीज का रंग एक तो पीला होगा और एक इसका जो रंग होगा हरा होगा। तो इसमें भी पीला हरा और इसमें जो बीज का आकार है वो गोल और झुर्रीदार दो प्रकार के होंगे। तो गोल होगा वो प्रभावी होगा और अप्रभावी कौन सा होगा, अप्रभावी झुर्रीदार होगा। और इसमें पीला जो है प्रभावी होगा, हरा है वो अप्रभावी होगा। इनके बीच में संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, उसी प्रकार से जो हमने पहले देखा है। तो जो गोल पादप है या जो गोल बीज है या बीज का जो आकार गोल है उसको कैपिटल RR द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे और जो झुर्रीदार पादप है, झुर्रीदार जो बीज है उसको स्मॉल RR द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। इसी प्रकार हम बीज का रंग देखें तो जो पीला है उसको कैपिटल YY द्वारा और जो हरा है उसको स्मॉल YY द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ देखें मेंडल ने मटर के शुद्ध गोल एवं पीले बीज, जिसमें ब्रैकेट में RR और YY दे रखा है, गोल प्रभावी और पीला ये भी प्रभावी है, तो दोनों कैपिटल में हम प्रदर्शित करते हैं। वाले पादपों का संकरण शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज वाले शुद्ध झुर्रीदार व हरे ये दोनों क्या हैं, अप्रभावी लक्षण हैं वाले पादपों से करवाया F1PD में गोल एवं पीले बीज वाले पादप प्राप्त हुए, अर्थात गोल पीले का कारक प्रभावी एवं झुर्रीदार तथा हरे का कारक अप्रभावी था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रभावी लक्षण हैं वो F1PD में प्राप्त होते हैं और अप्रभावी है वो छिपे रहते हैं, प्रकट नहीं होते हैं F1PD में। फिर F1PD के अंदर उसी प्रकार से स्वपरागण करवाकर F2PD प्राप्त की और उप F2PD के अंदर हमें जो पादप प्राप्त हुए वो 4 प्रकार के पादप हमें प्राप्त हुए हैं। गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे, इस प्रकार के 4 प्रकार के हमें पादप प्राप्त होते हैं, जिनका लक्षण अनुपात देखें तो लक्षण अनुपात 9:3:1 होगा और इसका जो जीनी अनुपात देखें वो 1:2:4:1:1:2:1:1 ये होगा। इसको याद इस प्रकार हम रख सकते हैं 122 412 121, 122 412 121, इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें
यहाँ पर हम क्रॉस करते हैं तो देखो यहाँ पर शुद्ध गोल पीले और शुद्ध जूरीदार हरे। इधर F1PD RY R छोटा Y बड़ा और R और Y दोनों ही छोटे, यहाँ पर दोनों छोटे होंगे, R और Y दोनों छोटे होंगे इसमें। तो अब इसके बीच में हम ये एक चेकर बोर्ड बनाया हमने, इधर R दोनों बड़े हैं तो सारे के सारे हमें R Y सारे के सारे बड़े हैं। इधर R बड़ा है, इधर भी R बड़ा है तो दोनों R बड़े लिखे, फिर Y इधर बड़ा है तो Y बड़ा। पहले हम प्रभावी लिखेंगे फिर अप्रभावी। इसी प्रकार इस पूरी सारणी को हम तैयार कर सकते हैं। सारणी को तैयार करने के बाद में हम इनका जो नाम लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, देखो R बड़ा है तो गोल हो गया, Y बड़ा है तो पीला हो गया। इधर R बड़ा है तो गोल हो गया और पहला Y बड़ा है तो पीला हो गया। यहाँ पर हम प्रभावी को ही देखेंगे, ये छोटा है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये छोटा Y है, छोटा Y है इसमें तो इसको हम हरा बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, इसको पीला ही बोलेंगे क्योंकि प्रभावी को ही हम देखेंगे। इसमें भी देखो, इसमें R बड़ा Y बड़ा तो गोल पीला हो गया, इसमें भी R बड़ा और Y बड़ा तो गोल पीला हो गया। इसमें R और Y दोनों बड़े हैं पहले तो गोल पीले। इसमें R बड़ा है और Y दोनों छोटे हैं तो इसको दोनों छोटे होने के कारण इसको हरे बोलेंगे, गोल हरे। और इसमें दोनों बड़े हैं तो गोल पीले। और इसमें R बड़ा है और Y देखो छोटा है तो इसको गोल हरे कहेंगे। और इसमें R बड़ा और Y बड़ा, R छोटा है और Y बड़ा है तो R छोटा होने के कारण जूरीदार और Y बड़ा है तो पीला। इसमें दोनों छोटे हैं, R भी छोटा है Y भी छोटा है तो इसको जूरीदार हरे। इसमें R छोटा और Y बड़ा है तो जूरीदार हो गया, और पीला है तो Y बड़ा है इसलिए पीला। इस प्रकार इसको पूरे को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमने अभी देखा है इसका जो लक्षण अनुपात 3:1, जीनी अनुपात 2:1, ये तो हमारे एकल संकरण का प्राप्त हुआ। और ये द्विसंकरण का 9:3:3:1 और ये 122, 412, 121 ये हमारा द्विसंकर संकरण का जीनी अनुपात है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। स्वतंत्र अपीयों का नियम। स्वतंत्र अपीयों का नियम क्या है, अभी हमने देखा कि जो द्विसंकर संकरण पर देखो, जो पहले हमने प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम देखा था वो एकल संकर संकरण पर आधारित थे, और ये जो स्वतंत्र अपीयों का नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो द्विसंकर संकरण में F2PD के अंदर हमने देखा कि जो 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण साथ साथ होने के कारण भी एक दूसरे की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, इसके लिए वे स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र अपीयों का नियम क्या है, देखो 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्वतंत्र अपीयों का नियम समझ में आ गया होगा कि जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण वाले जो जनक लेते हैं और उनके बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने ऊपर देखा है द्विसंकर संकरण वाले में कि 2 विपर्यासी लक्षण लेने के बाद भी एक दूसरे जो लक्षण है वो वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अब इसके बाद में संकर पूर्व संकरण क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। परीक्षण संकरण अगला जो पॉइंट है हमारा, एक ये परीक्षण संकरण हमने देखा कि जो इस प्रकार हमने 2 प्रकार के जो एकल संकरण में ये जनक देखे थे, और अगर F1PD के अंदर हमें जो पादप प्राप्त हो रहे हैं T और T, ये अशुद्ध लंबे हैं, अगर इनका क्रॉस इनसे करवाएंगे तो बाह्य परीक्षण कहलाएगा, और इनका क्रॉस इनसे करवाएंगे तो परीक्षण संकरण कहलाएगा। हमने यहाँ पर देखा है कि जो परीक्षण संकरण है उसमें इस प्रकार देखो,
ये अप्रभावी जनक है और ये F1PD में प्राप्त जो पादप है वो हैं। इनका हम संकरण करवाएंगे तो इस प्रकार के विषम युग्मजी लंबे पादप और ये सम युग्मजी बौने पादप हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसे 2 पादप हैं और ऐसे भी 2 पादप हैं। सरल अनुपात करेंगे तो 1:1 हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये इसका जीनी प्ररूप भी है और लक्षण प्ररूप भी है। जीनी प्ररूप तो क्यों है, क्योंकि ऐसे सेम पादप 2 ऐसे हैं और सेम पादप 2 ऐसे हैं। और लक्षण देखें तो ये दोनों लंबे हैं और ये दोनों बौने हैं, क्योंकि इसमें लंबे पादप हैं वो प्रभावी हैं। इस प्रकार इसके लक्षण प्ररूप और जीनी प्ररूप दोनों सेम हैं। अब इसके बाद मेंडल के वंशागति के नियमों का जो महत्व है वो क्या क्या महत्व है वो हम देखेंगे। देखो, पहला है अधिकांश जो जीन हैं घातक जीन अप्रभावी हैं। इस कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में रोग कारक नहीं रहते। पहला तो ये हो गया, अधिकांश जो जीन हैं वो घातक हैं और अप्रभावी हैं और इसके कारण जो प्रभावी जीन की उपस्थिति में रोग कारक नहीं होंगे। मतलब प्रभावी जीन होगा तो अप्रभावी अपने आप ही मतलब नीचे रह जाएंगे। और एक पहला ये हो गया। दूसरा है पृथक्करण के नियमों के द्वारा हम जीन संकल्पना है वो समझा सकते हैं। तीसरा है इसके जो नियम हैं उनके जो नए लक्षण हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा, जो अनुपयोगी लक्षण हो उसको तो हम हटा सकते हैं और जो उपयोगी हो, जो हमें चाहिए, मतलब जो वांछित लक्षण है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, इसे रोग प्रतिरोध क्षमता वाले पादप हम विकसित कर सकते हैं और मानव जाति में सुधार भी हम कर सकते हैं। जो विज्ञान की जो शाखा है सूजन की, वो मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। तो इस प्रकार हमने आज जो आनुवंशिकी वाला जो लेसन है वो पूरा कर दिया है। इसको एक बार आप जो नोट्स हैं इसके उसको आप अपने बुक में लिख सकते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के आधार पर इसको कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।